नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। बात कर रहे थे हम आधुनिक भारत के इतिहास की। कांग्रेस की फॉर्मेशन की बात की हमने। कांग्रेस की फॉर्मेशन की बात के बाद मॉडरेट्स की बात की कि किस प्रकार से प्रथम 20 वर्षों में जो है वो मॉडरेट्स का, नरम दल के कांग्रेसियों का एक तरह से दबदबा रहता है और उनकी वर्किंग के बारे में हम पढ़ चुके हैं। आज का जो लेक्चर है, आज का जो ये टॉपिक है, वो एक्सट्रीमिस्ट फेज ऑफ आईएनसी के बारे में है, जो कि 1905 से लेके 1918 तक का है। 1905 से लेके 1918 तक का ये जो फेज है, इसे हम एक्सट्रीमिस्ट फेज कहते हैं। ठीक है, जब कांग्रेस का गर्म दलीय चेहरा जो है वो सामने नजर आता है, कुछ ऐसे नेता उभर कर आते हैं, कुछ यंग लीडर्स उभर कर आते हैं जिन्हें कि मॉडरेट्स की वो जो वर्किंग थी वो पसंद नहीं आ रही थी। और उनकी ये सोच थी कि मॉडरेट्स ने, जो नरम दलीय चेहरा है कांग्रेस का, उसने कुछ भी हासिल नहीं किया, वो कुछ भी हासिल नहीं कर पाए थे। चलिए, ये उनका अपना ओपिनियन हो सकता है, लेकिन जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में ये डिस्कस किया था कि मेथड तो बहुत स्लो था उनका कॉन्स्टिट्यूशनल एजुकेशन का, मॉडरेट्स का, लेकिन फिर भी वो एक ज़मीन तैयार कर पाए थे जिस ज़मीन पर आगे चलकर एक्सट्रीमिज्म जो है, एक्सट्रीमिस्ट फेज जो है वो खड़ा हो पाया और कुछ क्रांतिकारी जो युवक हैं वो भी आगे आए। एक ज़मीन तैयार करने का कार्य जो है वो ज़रूर किया उन्होंने। तो ये एक्सट्रीमिस्ट फेज क्यों उभर कर आया, क्यों तिलक, बाल गंगाधर तिलक जो हैं, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल और बिंदु घोष जैसे लोग आगे आए? तो एक रीजन तो मैं बता ही चुका हूँ कि उनकी जो मॉडरेट्स की वर्किंग है उससे बहुत भारी वो डिससेटिस्फैक्शन थी। वो बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं थे। वो चाहते थे कि उस वर्किंग को बदला जाए। ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल एजुटेशन का मेथड है, ये भारतीय परिस्थितियों में कार्य नहीं कर पाएगा। मतलब वो कार्य उनको नहीं ठीक लग रहा था कि आप 3 दिन के लिए अधिवेशन करते हैं साल के अंत में, और उस अधिवेशन में जो साल का लेखा जोखा है उसे रखा जाता है और बातचीत होती है, और जो डिमांड्स हैं वो आप चार्टर रखते हैं, डिमांड चार्टर रखते हैं, मांग पत्र रखते हैं, कुछ मांगे मान ली जाती हैं, कुछ नहीं मानी जाती हैं। तो इस प्रकार से ये वर्किंग चलती रहती, और जो रिजल्ट्स निकलते थे, रिजल्ट्स मिलते हैं, वो बहुत स्लो है। 1861 से लेकर 1892 तक, 1885 में कांग्रेस की स्थापना होती है, 1867 में एक लेजिस्लेटिव काउंसिल एक्ट बना, फिर 1892 में बना। तो लेकिन जो भारतीयों की संख्या है वो 45 रही, उसमें कोई बढ़ाया नहीं गया, कोई बढ़ोतरी नहीं हो रही, कोई बढ़ोतरी नजर नहीं आ रही, और ना ही उनकी पावर्स में बढ़ोतरी की गई वो नजर आ रही है। ना तो क्वांटिटी में नजर आ रहा है कि भारतीयों को ज्यादा रिप्रेजेंटेशन दिया गया है, ना ही जितने भारतीय उसमें शामिल थे उन भारतीयों को ज्यादा पावर्स दी गई हों, ऐसा भी नजर नहीं आ रहा था। तो ये लोग क्वेश्चनिंग करते थे। इन्होंने जो गर्म दलीय चेहरा है कांग्रेस का, वो क्वेश्चनिंग कर रहा था, प्रश्न कर रहा था कि आप जब कुछ हासिल नहीं कर पाए, आप सिर्फ आजादी की तो बात ही नहीं कर रहे, आप आजादी की, स्वतंत्रता संग्राम की तो बात कर ही नहीं रहे हैं, आप स्वराज की तो बात ही नहीं कर रहे। स्वराज की बात जो है, या फ्रीडम की बात जो है, आजादी की बात जो है, वो तो मॉडरेट्स कर नहीं रहे थे। ये बात तो इन्होंने शुरू की है कि हम तो भाई स्वराज की बात करेंगे। वो तिलक का एक जो है नारा है, स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल टेक इट। स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल टेक इट। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। तो स्वराज वर्ड यूज होता है। ये अलग बात है कि स्वराज वर्ड पहली बार तिलक ने यूज नहीं किया। हम पिछले लेक्चर्स में बात कर चुके हैं कि ये शब्द जो है स्वामी दयानंद सरस्वती ने सबसे पहले यूज किया है। यूज बाय स्वामी दयानंद सरस्वती। उनकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी तो नहीं है, वो तो बेसिकली एक समाज सुधारक थे, ठीक है, जिन्होंने वेदों की बात की है, लेकिन साथ साथ स्वराज की बात भी की है और ये वेदों से लिया गया। तो वो अगला पॉइंट भी हमारा यही है कि ये जो गर्म दलीय चेहरा नजर आ रहा है हमें, विपिन चंद्र पाल का, तिलक का, घोष का, लाला लाजपत राय का, तो ये इंस्पायर कहाँ से होते थे? बेसिकली ये इंस्पायर हमारे प्राचीन भारतीय साहित्य से होते थे, प्राचीन भारतीय इतिहास से इंस्पायर होते थे।
ये प्राचीन भारतीय कल्चर से, सभ्याचार से, संस्कृति से इंस्पायर होते थे। तो इन्हें लगता था कि अंग्रेज जानबूझकर कर रहे हैं, हमें हीन दिखाने के लिए, हमें तुच्छ दिखाने के लिए, छोटा दिखाने के लिए भारतीय साहित्य को बुरा भला कहा जाता है या भारतीय परंपराओं को बुरा भला कहा जाता है। तो लोगों को कहने लगे। जनमानस जो है, एक वर्ड हम अगर इस्तेमाल करें, जनमानस, या जिसे हम मासिस कहते हैं, तो मासिस के साथ कनेक्ट करने का ये बहुत बढ़िया तरीका था। ये वाला तरीका जो है, ये मासिस के साथ कनेक्ट करने का बहुत बढ़िया तरीका था इन लोगों का, जो ये गर्म दलीय दल है या गर्म दलीय चेहरा है। ये जनमानस के बीच में जाके उन्हें बताते थे कि आपको अपने पिछले इतिहास को छोटा नहीं समझना है। अगर हम आज बर्बादी की कगार पर पहुंचे हैं, हम नीचे पहुंचे हैं, तो अंग्रेजों के कारण पहुंचे, हम ऐसे थे नहीं, है ना। वो सुना हुआ है ना कि हम क्या थे और क्या हो गए, तो वही कुछ वैसी बात ही यहाँ पर नजर आती है। तो तिलक, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, अरविंदो घोष, रास बिहारी घोष, इन जैसे लोगों को सफलता इसलिए भी थोड़ी मिलनी शुरू हुई क्योंकि इनका जनमानस के साथ, मासिस के साथ डायरेक्ट कनेक्ट जुड़ा, डायरेक्ट कनेक्शन हुआ। पब्लिक ओपिनियन मॉडरेट्स ने भी बनाया, पब्लिक ओपिनियन बदरुद्दीन तैयबजी, दादा भाई नौरोजी जैसे लीडर्स ने भी बनाया। लेकिन वो पब्लिक ओपिनियन जो बनता था वो लेखों के जरिए बनता था, वो समाचार पत्रों के जरिए बनता था, तो वो दिखाया जाता था, वो बनाया जाता था। लेकिन ये जो पब्लिक ओपिनियन यहाँ पर बनता है, ये एक डायरेक्ट पब्लिक ओपिनियन है, ये जनमानस के साथ जुड़ा हुआ पब्लिक ओपिनियन है, जनमानस को साथ लेकर चलने वाली बात थी। और उनको उनकी भाषा में समझाया जाए, बोला जाए, ये लोग अच्छी तरह से जानते थे। तो इसलिए बात की भारत के इतिहास की, इसलिए बात करते हैं गणपति और शिवाजी फेस्टिवल्स की, क्योंकि गणपति और शिवाजी फेस्टिवल तिलक ने शुरू किए महाराष्ट्र में। आज तो खैर पूरे भारत में गणपति फेस्टिवल उल्लास के साथ मनाया जाता है, लेकिन तब शुरू किया गया। क्यों किया गया? ताकि इस त्योहार के माध्यम से, शिवाजी के नाम के माध्यम से लोगों को उनके प्राचीन इतिहास, प्राचीन सभ्यता, प्राचीन संस्कृति के साथ जोड़ा जा सके, उन्हें जोड़ा जा सके। लेकिन मॉडरेट्स ये काम नहीं कर सके, मॉडरेट्स ये काम नहीं कर रहे थे, ये काम इन लोगों ने किया। तो एक इंस्पिरेशन वहां से मिल रही है, ठीक है। तो एक और इंस्पिरेशन जो है वो इंटरनेशनल इवेंट्स है, अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं जो हैं वो जरूर प्रभावित करती हैं। अब 1905 में जैसे है एबिसीनिया, जिसे हम इथियोपिया के नाम से भी जानते हैं, एबिसीनिया ने इटली को हरा दिया। अब इटली जो है वो एक पावर है, एक कॉलोनियल पावर है, यूरोप की बहुत बड़ी पावर थी। और इसी प्रकार से जापान ने रशिया को पराजित किया। उधर रशिया जो है वो भी यूरोप में है, ठीक है, और जापान एशिया की पावर है, ये अफ्रीका में है, एबिसीनिया एक छोटा सा कंट्री। तो ये सोच आई लोगों के मन में, ये सोच आई इन कांग्रेसी नेताओं के मन में कि एबिसीनिया और इथियोपिया का तो कहीं जिक्र ही नहीं होता है। अगर पॉलिटिकल मैप ऑफ द वर्ल्ड देखें तो एक छोटे से कंट्री ने इटली को हराया। और उधर जापान भी कोई खास बड़ा कंट्री नहीं है, एशिया में है। 1905 के बाद ही जापान जो है वहाँ पे तरक्की ज़्यादा हुई है, तरक्की याफ्ता मुल्क बना वो। तो जापान रशिया को हरा रहा है 1912 में, और रशिया एक बहुत बड़ा कंट्री और कॉलोनियल पावर भी था। तो ये सोच आई मन में और जनमानस तक ये विचार पहुंचाया गया कि अगर ये देश ऐसा कर सकते हैं तो भारतीय भी ऐसा कर सकते हैं, तो इंडियंस भी कर सकते हैं, भारत भी ऐसा कर सकता है, भारत भी इंग्लैंड को पराजित कर सकता है, भारत भी ब्रिटेन को पराजित कर सकता है। ये सोच इन लोगों के मन में आई और इसको जनमानस तक पहुंचाने का प्रयत्न किया गया। लेखों के माध्यम से इस प्रकार के लेख लिखे गए, इस प्रकार के भाषण दिए गए, इस प्रकार की बातें होती हैं कि वो जनमानस तक, मासिस तक ये बातें पहुंच सके, किसानों तक ये बातें पहुंच सके। ये बहुत बड़ी बात थी। अगर महात्मा गांधी आगे जाकर सफल हुए इस स्वतंत्रता संग्राम में, तो उनका भी एक जो यूनिक स्पेशल पॉइंट था वो यही था कि वो जनमानस के साथ अच्छे से कनेक्ट हो सके थे, मासिस के साथ कनेक्ट हो सके थे। वो कनेक्शन बहुत जरूरी था, वो यहाँ पर इन लोगों ने किया। लॉर्ड कर्जन, जिसका समय काल जो है 1899 से शुरू होता है और आगे चलता है 1905 तक हम देखते हैं। और इसकी जो पॉलिसीज़ हैं, लॉर्ड कर्जन की जो पॉलिसीज़ हैं, जो नीतियाँ हैं, वो बहुत रिएक्शनरी थी, ठीक है, प्रतिक्रियावादी थी। लॉर्ड कर्जन जो था, एक तरह से हम कह सकते हैं कि उसने ठान लिया था कि मुझे भारतीयों को तंग करना है, मुझे नीतियाँ इस प्रकार से बानी है कि भारतीय तंग हो जाए। 1905 में तो खैर
उसने जो नीतियां बनाई उसकी पराकाष्ठा थी, बिल्कुल एक्सट्रीम पे पहुंच गया जब उसने बंगाल विभाजन का निर्णय लिया। और बंगाल विभाजन के निर्णय ने इस एक्सट्रीमिस्ट फेज को एक आगे बढ़ाया है, कैटलिस्ट के तौर पर काम किया, पुश किया। और हम यहाँ ये भी देख पाते हैं कि देखो, जैसे यहाँ पर तिलक जो है महाराष्ट्र को रिप्रेजेंट करता है, बिपिन चंद्र पाल बंगाल को रिप्रेजेंट करते हैं, लाला लाजपत राय पंजाब को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ हमें ये भी याद रखना है कि जो रेवोल्यूशनरी फेज आया, जो क्रांतिकारियों का फेज आया, वो भी ज्यादा महाराष्ट्र, बंगाल और पंजाब में भी आया। वो भी हम करेंगे, एक लेक्चर उसके बारे में भी होगा, उसे डिटेल में करेंगे। तो ये जो गर्म दलीय चेहरा था, ये कहीं ना कहीं उन्होंने क्रांतिकारी आंदोलन को सपोर्ट किया, जो कि कांग्रेस की परिधि के बाहर है, कांग्रेस के पैरामीटर के बाहर है। और दूसरी तरफ जो रेवोल्यूशनरी टेररिज्म था, जो क्रांतिकारी आंदोलन था, उन्होंने कहीं ना कहीं इस गर्म दलीय चेहरे को पुश किया कांग्रेस के भीतर। ये कांग्रेस के भीतर का चेहरा है गर्म दलीय, और जो क्रांतिकारी आंदोलन है वो कांग्रेस के बाहर का चेहरा है, ठीक है ना। तो दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते थे, लेकिन कॉमन चीज क्या है? स्टेट्स, बंगाल, महाराष्ट्र एंड पंजाब, इन तीनों में जो है वो हुआ है, इन तीनों में ही फैला है। ये बात हम देख पाते हैं क्लियरली, हम इस बात को देख पा रहे हैं। और कर्जन की पॉलिसीज की हम बात कर रहे थे, तो 1905 की बात की कि वो बंग विभाजन, तो भैया लॉर्ड कर्जन का जो डिसीजन था बहुत खतरनाक था। उसके पहले भी इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट था, कैलकाटा कॉरपोरेशन एक्ट था, जिसमें भारतीयों की संख्या कम कर दी गई, फिर कॉरपोरेशन में ही कम कर रहे हैं। इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट ऐसा बना दिया कि भारतीयों की आवाज बहुत कम थी उसमें, ठीक है। सेल्फ रूल की तो बात ही नहीं हो रही थी। ये लोग ये चाहते थे कि अगर आप चाहते हैं कि एक आदमी सबसे ऊपर आपका हो, तो कम से कम नीचे के 15 या 10 या 20 आदमी तो हमारे हो, मेजोरिटी तो हो। आप सेल्फ रूल की बात तो करें, आप स्वराज की बात तो करें, ठीक है। आप देखें, आप सुपरवाइज करें। आप ये मानते हैं कि भारतीय सभ्य नहीं है, जो कि अंग्रेज मानकर चलते थे, तो आप ऊपर बैठकर, एक आदमी बैठकर सुपरवाइज कर सकता है, वाइसरॉय आपको, लेकिन उसके नीचे का जितना ढांचा है, जो संस्था है, वो तो हमें दें आप, वो ऑर्गेनाइजेशन तो हमारी होनी चाहिए, तो ताकि हम सेल्फ रूल की तरफ बढ़ सकें। तो कभी भी कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स की बात नहीं की, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स जो है वो किस प्रकार से ब्रिटिश साम्राज्य दे रहा था या नहीं दे रहा था, ये लोग, गर्म दलीय चेहरा जो है वो भली भांति जानता था, वो समझ चुके थे। इसलिए उनकी बात जो अब अड़ी हुई थी, वो सेल्फ रूल पे अड़ी हुई थी, स्वराज पे अड़ी हुई थी, राष्ट्रवादी आंदोलन पे ही अड़ी हुई थी। तो ये बहुत सारी बातें होती हैं। तो मेथड क्या है? मेथड तो 3P वाला नहीं है इनका। मॉडरेट्स का मेथड हमने देखा 3P वाला था। मॉडरेट्स की जहां तक बात है, वो बात हम डिस्कस कर चुके हैं, एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं। प्रेयर, पिटीशन एंड प्रोटेस्ट, वो मॉडरेट्स का है। बट इनका जो है, इनके मेथड को हम पैसिव रेजिस्टेंस कह सकते हैं, जो आगे चलकर महात्मा गांधी ने अपनाया। सत्याग्रह तो मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि सत्याग्रह जो शब्द है वो बिल्कुल महात्मा गांधी के साथ जोड़ा जाता है, उन्हीं के साथ जोड़कर हम देखते हैं। पैसिव रेजिस्टेंस में हम धरना और हड़ताल जरूर कह सकते हैं कि इसको लागू किया गया, इसको अपनाया गया। और बहुत खतरनाक पॉलिसीज थी कर्जन की। उन्होंने एक लॉज भी कुछ बनाए थे, 2 लॉज, 2 कानून भी बनाए थे, जिसमें आप सेडिशन का इल्जाम लगाकर, देशद्रोह का इल्जाम लगाकर किसी को भी गिरफ्तार करवा सकते थे, किसी को भी अंदर कर सकते थे। और ऐसा हुआ, तिलक के ऊपर देशद्रोह का मुकदमा चलाया गया और 6 साल के लिए उन्हें किया गया। और वो नाटू ब्रदर्स हुए थे, चेपेकर ब्रदर्स हुए थे, जिन्होंने पूना के प्लेग कमिश्नर कर्नल रैंड की हत्या की थी। पूना में प्लेग फैला था बहुत बुरी तरीके से, ठीक है। और उस प्लेग की सारी जिम्मेवारी जो है वो ब्रिटिश एम्पायर को दी गई, ब्रिटिश साम्राज्य को थोपी गई थी कि इनकी नीतियों के कारण ये प्लेग फैला है। तो एक प्लेग कमिश्नर था कर्नल रैंड, चेपेकर बंधुओं ने मार दिया था। वो क्रांतिकारी जब आंदोलन करेंगे उसमें हम डिटेल में करेंगे। तो वो उसके बाद उनको फांसी दे दी गई, ठीक है, बिना ट्रायल के फांसी दी गई। तो कुछ इस प्रकार के रूल्स बनाए गए उन्होंने। और नीतियां जो है, नीतियां तो बुरी तरह से बर्बाद कर रही थी। अर्थव्यवस्था की बात जो है वो मॉडरेट्स ने की, आरसी दत्त ने की, दादा भाई नौरोजी ने की, कि आपने भारत को गरीब कर दिया। समरी यही है कि आपने भारत को गरीब कर दिया। लेकिन वो गरीब जो कर दिया, भैया आप उसके अगेंस्ट क्या कर रहे हो? भारत में फेमाइन आ रहे हैं, भारत में अकाल आ रहे हैं। अकाल की परिस्थिति पहले नहीं होती थी भारत में, जो कि एक ग्रेन प्रोड्यूसिंग कंट्री माना गया है, जो कि फूड बाउल माना गया था, ठीक है। चलिए, आप 1960s के बाद, हरित क्रांति के बाद एग्रीकल्चर बढ़ा, लेकिन उससे पहले
इतना कमी तो नहीं थी भारत में ब्रिटिश के आने से पहले, बिल्कुल सर्वसंपन्न था भारत। लेकिन फेमाइन की स्थिति तो अंग्रेजों के आने के बाद शुरू हुई है। 1890s के दहाका, जो 1890s का डेकेड है, तो बहुत फेमाइन आए हैं, खासकर बंगाल, उड़ीसा और बिहार के इलाकों में। बंगाल में तो बहुत ज़्यादा हैं लोग, मिलियंस ऑफ पीपल डाइड इन द फेमाइंस। तो उस स्थिति के लिए जिम्मेवार कौन है? उस स्थिति के लिए जिम्मेवार ब्रिटिश की आर्थिक नीति है, आपकी नीतियाँ हैं, आपकी रेवेन्यू पॉलिसीज थी, आपकी जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी है जिसके बारे में हम मॉडरेट्स में भी डिस्कस कर चुके हैं, वो थी। तो मॉडरेट्स ने पिटिशंस वाला तरीका अपनाया, लेकिन एक्सट्रीमिस्ट एक डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन चाहते थे, एक संघर्ष का राह चाहते थे बेसिकली, कि जो मुद्दे हैं वो समझते थे ये छोटे नहीं हैं, ये बहुत बड़े मुद्दे हैं और इनके संघर्ष जो है वो डायरेक्ट होना चाहिए अंग्रेजों के साथ। तो इस प्रकार से एक्सट्रीमिस्ट फेज का शुरू होता है। जो ये गर्म दरिया चेहरा है ये नज़र आता है इंडियन नेशनल कांग्रेस का। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर जो है, आज का टॉपिक जो है वो आपको समझ आया होगा, किस प्रकार से एक्सट्रीमिस्ट फेज ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस ऊपर आया, समझ पाए होंगे। और आप देखते रहिए, ये जो चैनल है हिस्ट्री बाय राकेश बाबा, आप इसे सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।